सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब चुनावों में पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी फंड्स प्राप्त नहीं किए जा सकते। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको 2018 में लेकर आया गया था उसमें पारदर्शिता एक उसका उद्देश्य था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये थी कि हजारों करोड़ों रुपया पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जा रहा था कॉरपोरेट द्वारा, लेकिन कौन किस पार्टी को फंड कर रहा था ये पता नहीं चल पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे में 5 जजों की बेंच में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शामिल थे और 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि इसमें एनोनिमिटी जो है वो सफ़र करती है और इसीलिए इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। बल्कि ये भी कहा गया है कि इसमें किसने कितना डोनेशन दिया है राजनीतिक दलों को, इसको भी सार्वजनिक किया जाए। कुछ दिनों में ये आंकड़ा भी सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े निकल के आए हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और एक तरह से इसकी उम्मीद भी थी। लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं वो वाकई में चौंकाते हैं क्योंकि एक तरफ छोटी पार्टियों को भी बड़ा डोनेशन कॉरपोरेट से मिला है। और इसमें जो नोटेबल पॉइंट है वो ये कि इस लिस्ट में BSP का नाम नहीं है, और क्योंकि BSP जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए यानी कॉरपोरेट फंडिंग जो है वो BSP को बिल्कुल भी नहीं होती। शून्य का आंकड़ा है क्योंकि अगर उसमें 1 रुपये की भी फंडिंग होती तो वो दिखता। और ये सालवार यानी कि वर्ष के हिसाब से 2018 से लेकर 2022-23 तक के इसमें आंकड़े निकल के आए। आपकी स्क्रीन पे वो पर्चा चल रहा है, डेटाबेस आपको दिख रहा होगा, जिसमें सबसे जो ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग हुई है वो कुल मिला के 6566 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को हुई है। बीजेपी सबसे बड़ी लाभार्थी है कॉरपोरेट फंडिंग की और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी 1123 रुपए की फंडिंग 5 साल में हुई है। अगर आप सालाना देखेंगे तो पहले साल में सभी पार्टियों कम फंडिंग हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये फंडिंग बढ़ती चली गई। केवल 2022 में 2021 का जो साल है उसमें फंडिंग कम आपको नज़र आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि कोविड आया था, इसलिए जो कॉरपोरेट्स हैं वो बड़े पैमाने पर ये चुनाव को फंड नहीं कर पाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड नहीं कर पाए एक तरह से। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो कि आजकल संदेश खली के जो मुद्दों को लेकर घिरी हुई है, किस तरह से वहाँ पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, दलितों के साथ, दलित महिलाओं के साथ भी बड़े पैमाने पर अत्याचार, उत्पीड़न के, बर्बरता के मामले सामने निकल के आए हैं। तृणमूल कांग्रेस को भी 1100 करोड़ के आसपास की कॉरपोरेट फंडिंग है, जो एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है क्योंकि कॉरपोरेट फंडिंग के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो नीति, विचारधारा, सिद्धांत हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर बड़ा इसका असर पड़ता है और उसको इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आई, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जब वो फंड लेंगी तो फिर उनको सीधे तौर पे कुछ ना कुछ अपना नीति जो है उन कॉरपोरेट्स के हिसाब से ज़रूर चलानी पड़ेगी। बल्कि इसमें गिव एंड टेक के बहुत बड़े चांसेस हैं। सबसे बड़ा खतरा इसमें क्विड प्रो क्यो का है, जो कि इसमें मेंशन भी है जजमेंट के अंदर कि सीधे तौर पे कोई भी कॉरपोरेट चुनाव से पहले किसी पार्टी को 2, 4, 5 हज़ार करोड़ रुपए देकर चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी से उससे कई गुना ज़्यादा लाभ ले सकता है। तो ये धंधे में तब्दील हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास 1100 करोड़ का जो फंड नज़र आ रहा है ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि एक केवल एक राज्य तक सीमित एक राज्य की पार्टी के लिए ये बड़ा आंकड़ा है। इतना तो कांग्रेस का फंड भी यहाँ नज़र नहीं आया जिसकी प्रेजेंस पूरे भारत में है, और केवल 1123 करोड़ पे कांग्रेस का फंड रहा 5 सालों का। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का फंड अकेले ही 1100 करोड़ का रहा। तो अब आप ममता बनर्जी की हवाई चप्पल और उनकी जो खादी की साड़ी है समझ जाइए कि उसके पीछे बड़ा कॉर्पोरेट फंड भी है। वो तो केवल इमेज मैनेजमेंट का पार्ट है कि वो एक सादे घर में रहती हैं, उनकी खादी की साड़ी है और वो सरल रहती हैं, लेकिन वास्तविकता में आप देख सकते हैं कि पार्टी के पास बड़ा चंदा जो है वो कॉर्पोरेट से आता है। तो समझ लीजिए इमेज मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है। उधर NCP की बात करें तो 63 करोड़ का फंड मिला उनको 5 सालों में, और TRS को भी बड़ा फंड है, जो तेलंगाना की पार्टी जिसका नाम बदल के अब BRS हो गया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के CR की पार्टी है ये। 383 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड 5 सालों में मिला, ये भी एक बड़ा फंड है। मतलब
आप देखें कि तेलंगाना के हिसाब से 400 करोड़ रुपए एक बड़ा फंड है, और जिस पार्टी के पास 400 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट फंडिंग आ जाए तो उसको एक फाइनेंशियल ईज है, यानी कि उसको एक आर्थिक आसानी है अपने चुनाव प्रबंधन में, खर्चा करने में। तो ये सारा वाइट मनी जो कॉर्पोरेट के जरिए आता है फंडिंग के रूप में, ये तेलंगाना छोटा राज्य है, 4 करोड़ की उसकी मात्र आबादी है, और इसको आप इस तरह समझिए कि 4 करोड़ की आबादी में एक पार्टी को 400 करोड़ रुपए अगर मिल जाते हैं तो ये एक बड़ा पैसा है। टीडीपी को 146 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी 382 करोड़। तो ये आप समझ सकते हैं। बीजेडी, बीजू जनता दल, आप समझ रहे हैं ना, उड़ीसा की पार्टी है, केवल एक राज्य तक सीमित है, 774 करोड़ रुपए का इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड मिला है। तो ये आंकड़े भी बड़े आंकड़े हैं। डीएमके को भी कम नहीं 616 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड मिला है, और ये इसलिए भी क्योंकि साउथ की अपनी एक कॉर्पोरेट लॉबी है, साउथ की अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो राज्य की इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़रूर चाहेंगी कि XYZ पार्टी को अगर हम फंड करें तो फिर उनसे लाभ लें। यही इस पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की दिक्कत है। और दूसरा, इसमें एनोनिमिटी नहीं है, कौन सा कॉर्पोरेट कौन सी पार्टी को कितना फंड कर रहा है, ये आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तब भी बड़ा धमाका होने वाला है। इसके अलावा आप बात करें तो आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ कॉर्पोरेट फंड मिला है, और इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो जेडीयू को 24 करोड़, एसएचएस 101 करोड़, समाजवादी पार्टी 49 करोड़, जेडीएस 13 करोड़, 13.5 करोड़, शिरोमणि अकाली दल 7 करोड़, एआईएडीएमके 6 करोड़, आरजेडी 2.5 करोड़, जेएमएम का नाम इसलिए आ गया कि उसको 1 करोड़ मिला है, और उसके अलावा एसडीएफ और अन्य पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। तो ये एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मुकदमा था उसके एक तरह से उसका आउटकम है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। लेकिन हुआ क्या कि जब कल ये फैसला आया उसके बाद आज ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने की खबर निकल के आई, और इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन भी किए। हालांकि खबर बाद में यह आई कि अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र में जो भी हो रहा है ये चिंताजनक है। अकाउंट्स, पॉलिटिकल पार्टी के, मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज करना, वो भी चुनाव से ठीक पहले, ये किस तरह की राजनीति है और क्या पूरा विश्व इसको नहीं देख रहा। साथ ही जो किसान आंदोलन है उसकी चलते जो एक तरह से टीवी मीडिया के बाहर जो रिपोर्टिंग करते हैं बड़े पैमाने पर, विशेषकर जो किसानों के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कई सारे चैनल्स जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। हंसराज मीना का अकाउंट बंद है, ट्राइबल आर्मी का अकाउंट विदहेल्ड है, मनदीप पुनिया का अकाउंट विदहेल्ड है। इस तरह से बहुत लंबी फेहरिस्त है उन अकाउंट की जिनको विदहेल्ड किया गया है। तो एक आज़ाद देश में, एक लोकतंत्र के अंदर ये सब हो रहा है। और नोटेबल पॉइंट देखिए इसमें, बीएसपी पे आ जाएं हम, बहुजन समाज पार्टी किसी भी कॉरपोरेट से 1 रुपये का चंदा नहीं लेती। इसलिए बहन मायावती डंके की चोट पर कहती हैं कि बीएसपी धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है, और ये जो पार्टियां हैं ये पूंजीपतियों के पैसों पर चलती हैं। तो आज आपने इसका प्रमाण, इसके आंकड़े भी देख लिए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये जो पार्टियां हैं, जब आरजेडी में भेजने की बात आती है तो फिर टीएमसी को जब भेजना होता है तो वो भी सागरिका घोष जो कि पुरानी जर्नलिस्ट है उनको भेज देती है, और बहुत से लोग कॉरपोरेट्स को भेज देते हैं। कोई आम आदमी पार्टी हरभजन सिंह को भेज देती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पार्टियां हैं, लेकिन बीएसपी को जब भेजना होता है तो वो विवश नहीं है, उसके हाथ नहीं बंधे हुए। उसका मन करता है तो वो सतीश चंद्र मिश्रा को भेज देती है, उधर वो मुनकाद अली को राज्यसभा भेज देती है, रामजी गौतम साहब को भेज देती है, अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भेजती है, राजा राम साहब को भेजती है। तो बसपा दलित, पिछड़े और मतलब किसी भी रूप से वो भेदभाव नहीं करती। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मणों को बिल्कुल ही नहीं भेजती। वो समय आया तो उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को भी राज्यसभा भेजा, लेकिन अमूमन वहाँ पे दलित और मुसलमान पिछड़ों ने एक तरह से एक बड़ी नुमाइंदगी बहन मायावती ने राज्यसभा में उनको दी है। लेकिन ये तो बदकिस्मती है कि बसपा जैसी एक ईमानदार पार्टी की गत ये हो गई है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, और वो राज्यसभा में अब आने वाले समय में किसी को भेजने के लायक नहीं बचेंगे अगर उनके पास विधायकों के आंकड़े 27 में नहीं आते। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आंकड़े मैंने आपको बता दिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये क्या कुछ हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के पास 1100 करोड़ रुपए तक का, 1000 करोड़ तक का कॉर्पोरेट फंड, कॉर्पोरेट डोनेशन। वहीं अगर आप देखें तो बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, उसके पास भी 700 करोड़।
तो ये जो राज्य की पार्टियां, इनके पास भी बड़ा इलेक्टोरल फंड गया है। ये तो वो है जो कि बिल्कुल व्हाइट मनी के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड गया है। जो अन्य इनके पास फंड आ रहे होंगे, जो कि अनअकाउंटेबल होंगे, जो कैश के रूप में मूव करते हैं, जो सिस्टम से बाहर पैसा है, वो कितना आ रहा होगा, कितना गुना होगा। और बीएसपी इलेक्टोरल बॉन्ड के एक भी पैसे के बिना एक तरह से वो जो कूपन, जिसको बहुत बदनाम किया जाता है, उस कूपन के जरिए चंदा काट काट के जनता से पैसा बटोरती है। वो अलग बात है कि आजकल नेता काफ़ी रसूखदार हो गए हैं, तो वो चंदा कटवाने की जगह वो इकट्ठा ही एक बार में 10 लाख 5 लाख भर देते हैं और फिर वो चंदे की रसीदों को भर दिया करते होंगे। क्योंकि अगर बसपा इतने चंदे की पर्चियां वाकई में कटवाती कूपन के रूप में, तो बसपा का उतना वोट और जनाधार भी बढ़ता। तो ये एक आसान तरीका निकाल लिया है। जबकि साहब कांशीराम के समय में कार्यकर्ता घर घर जाके पर्चियां कटवाते थे, और वो दौर और था, ये दौर और था। एडीआर की इस एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है? आंकड़े आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। दोबारा शामिल होंगे, कोई और विश्लेषण, कोई और खबर आपके सामने लेके आएंगे। बने रहिए डीएनएन हिंदी पे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।